हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे सी डी एस फर्स्ट 2024 के जनरल नॉलेज का पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था इसमें जो ये है आपका सेट वन है, सेट ए है। इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जॉर्वे कल्चर ऑफ डेक्कन। जो डेक्कन जो कि साउथ में था उसके जॉर्वे कल्चर के बारे में बताना है। तो इसमें जो है अगर आप पढ़ेंगे इसमें जो आपका पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है दोनों सही है, क्योंकि जो था जो गोदावरी और प्रवरा दो नदियाँ हैं उनके संगम पे ही बना था। और दूसरा है कि इसमें ज़्यादातर महाराष्ट्र का एरिया था, लेकिन जो कोंकण जो कोस्ट एरिया थी कोस्ट एरिया में तक नहीं रही। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ पे शिफ्टिंग कल्चर होता था, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यहाँ पे नहीं होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। दूसरा है मदुरई द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या के बताने हैं। जो साउथ में 3 किंगडम थे, चोला, चेरा और पांड्या। उनमें जो पांड्या किंगडम था उसकी जो कैपिटल सिटी थी मदुरई थी। तो इसके बारे में बताना है। तो जो पहला स्टेटमेंट इसमें बताया गया कि मदुरई कांची में इसके बारे में बताया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें वैगी नदी बहती है, तो ये पहला स्टेटमेंट पूरा सही है। दूसरा है द अर्थशास्त्र मेंशन इट एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल। तो अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य था उसके बारे में मदुरई के बारे में बताया गया है। और तीसरा है कि अदर लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब इट एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर। तो अगर आपको सोर्स के बारे में नहीं भी पता है तो आप ये जानते हैं कि मदुरई जो था वो बहुत बड़ा क्राफ्ट सेंटर था, यहाँ पे टेक्सटाइल मिल बहुत ज़्यादा थी। तो इसके बारे में तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। थर्ड क्वेश्चन में जाए तो इसमें बताना है कि सवाई जयसिंह की जो एस्ट्रोनॉमिकल वर्थ था उसके बारे में बताना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा सवाई जयसिंह के बारे में, तो इन्होंने 5 और एस्ट्रोनॉमी अपनी ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, जिनमें से जगह जगह थी। एक थी दिल्ली, एक थी उज्जैन, एक थी वाराणसी, एक थी मथुरा और सबसे फेमस थी आपकी जयपुर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें है द ही लर्न द एक्यूरेसी ऑफ द यूरोपियन एस्ट्रोनॉमी यूरोपियन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्टेन डी ला हायर्स टेबल फ्रॉम द विच इज रिप्रोड्यूस्ड रिफ्लेक्शन टेबल। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने जो यहाँ पे नाम दिया गया डी ला हायर्स, तो इसकी टेबल्स को पढ़ा था और उससे नए टेबल बनाते से ऑब्जर्वेशन करता था। दूसरा है कि ही एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो डेवलप्ड द टेलीस्कोप ऑफ देयर ओन। तो इसके बारे में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है कि उसके एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने क्या बनाया था, एक टेलीस्कोप बनाया था। तो पहला आंसर सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। चौथा है मन कौतूहल अ वर्क ऑफ म्यूजिक वॉज प्रिपेयर अंडर द एजिस ऑफ। तो मन कौतूहल जो था वो किसके अंडर बनाया गया था, तो इसका है राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर। तो जो राजा मान सिंह ग्वालियर थे उसके टाइम पे बनाया गया था। पांचवा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुगम्य भारत अभियान। तो सुगम्य भारत अभियान जो था एक भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है। उसके बारे में 3 सेंटेंस दिए गए, इनको देखते हैं। पहला, दिस प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि पूरा सही है। दूसरा, इट एम्स टू डेवलप एन इंक्लूजिंग सोसाइटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें बताया गया है कि हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी इनको मतलब जो दिव्यांग लोग हैं इनको हम अलग नहीं करेंगे, इनको साथ मिला के एक सोसाइटी बनाएंगे। तीसरा, इट इज़ अ प्रोविजन ऑफ पेंशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि गलत है, कि इसमें कहीं भी पेंशन के बारे में बात नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। हिंदी में आप देख लेना, तो हम जाएंगे सीधे इंग्लिश में। इंग्लिश में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको पता है कब हुआ था, ये हुआ था 1920 में। इसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। तो इसमें पहला है द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वॉट टू रीच डाउन द विलेज एंड द मोहल्ला लेवल। तो ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस जो थी उस टाइम पे वो हर गांव में हर मोहल्ले में की और वहाँ पर जाके बता रहे थे कि हमें अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करना है। दूसरा है बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलेटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ये महात्मा गांधी के कहने पे सबने अपने स्कूल की डिग्री सब छोड़ दी थी। तीसरा है टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो ऐसा कहीं भी नहीं था कि कांग्रेस ने अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लिया हो, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और जो चौथा है सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर बाय गिवन बाय गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे जो बहुत सारे इंडियंस थे जो गवर्नमेंट के किसी बहुत बड़े पद पे थे, उन्होंने भी अपनी जॉब को छोड़ दिया था और टाइटल्स को छोड़ दिया था। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है, ए बी डी। लेकिन जो सी है जिसमें कहा गया कि कांग्रेस ने अपने हाथों में सत्ता ले ली थी, लॉ एंड ऑर्डर ले लिया था, ये बिल्कुल गलत है। सातवां स्टेटमेंट है, सातवां क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन स्टेट एंड द फॉरेस्ट पीपुल। इसमें मौर्यकाल और फॉरेस्ट के बारे में बताया गया था। तो इसमें जो इसका आंसर अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका जहाँ तक देखा जाए तो इसका आंसर 4 के 4 है, स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन जब ये आंसर की आएगी तो हम इसको कंफर्म करेंगे। 8 क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फॉर डायमंड माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो अगर आपने इतना नहीं भी बताया लेकिन आपको पता है कि कहाँ पे डायमंड की खान है, तो है पन्ना, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ पे उस टाइम पे डायमंड की खाने माइनिंग होती थी। 9 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर जेम्स वेब टेलीस्कोप
लॉन्च इन दिसंबर 2021। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये अभी तक का सबसे बेस्ट टेलीस्कोप माना गया है हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद, जो कि नासा का है। तो इसका नाम पूछा गया है, इसका नाम 4 सेंटेंस है। इट ऑर्बिट्स द सन अबाउट 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। दूसरा है इट ऑर्बिट द अर्थ। तीसरा है इट इज स्टेशनरी स्पेस। और चौथा है इट रिवॉल्व ऑन द मून नियरली 3.5 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इसमें आप कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप इसके बारे में बताया गया है कि ये L2 पॉइंट पे है। तो L2 पॉइंट क्या है, ये लैग्रेंज पॉइंट है जहाँ पे अभी हमारा आदित्य L1 गया है, वो L1 पॉइंट पे गया है, ये आपका L2 पॉइंट पे है। लेकिन ये L2 पॉइंट पे होके भी ये क्या करता है, सन का ऑर्बिट करता है। तो इसका आंसर है ए। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल आर द सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन, इन तीनों को मिला के कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। 11th क्वेश्चन है क्यूबिट रिफर्स टू द टू वैल्यूड क्वांटिटी यूज इन। तो ये अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि क्वांटम कंप्यूटर की जो इकाई है उसे हम कहते हैं क्यूबिट कहते हैं। उसके बाद 4-51 रिफर्स टू इमेज। तो 4-51 जो थी एक डिस्कवरी हुई थी जो एक एक्सपेरिमेंट की थ्रू थी। तो ये थी DNA मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती थी। 13 है द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसोन इज एस्टिमेटेड टू द क्लोज ऑफ। तो हिग्स बोसोन जो है जब हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो वहाँ पे हिग्स बोसोन का नाम आता है। तो हम इससे हम ढूंढ क्या रहे हैं, इससे हम ढूंढ रहे हैं द गॉड पार्टिकल से हमारी बिग बैंग शुरू हुआ था। तो उसी क्रम में हिग्स बोसोन हमें मिला था। तो हिग्स बोसोन का जो रेस्ट मास एस्टिमेट किया गया है, जो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, वो अराउंड 125 है। लेकिन इसमें 125 है नहीं, तो जो उसके सबसे पास हुआ है 100 GeV। इसके बाद 14 क्वेश्चन विच ऑन द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ द एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक के बारे में बताया गया। तो एटॉमिक क्लॉक का एक जो प्रिंसिपल है वो है द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और इन सीजियम और ड्यूबिटियम एटम। तो ये आपको अगर हम साइंस पढ़ी तो आपको पता होगा। 15 क्वेश्चन है पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोचेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द टू अप्रोच। तो आपको जब जो भी आप नॉलेज लेते हैं उसका आपके पास क्या होते हैं, दो अप्रोच होते हैं। एक होता है नॉर्मेटिव अप्रोच, एक होता है एम्पिरिकल अप्रोच। जो एम्पेरिकल अप्रोच होता है वो आपके फैक्ट से लिया जाता है, मतलब कि जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके बाद जो मिलता है उसे हम एम्पेरिकल कहते हैं। और जो ऐसा होना चाहिए उसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच, कि जो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हो। लेकिन इसमें भी हमें कन्फ्यूज है क्योंकि इसमें एम्पेरिकल अप्रोच में क्या बताया गया है, पहले सेंटेंस में क्या बताया गया है, वैल्यू लोडेड बताया गया है। लेकिन अगर ये मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताता है तो ये गलत है। लेकिन अगर फैक्ट और वैल्यू के बारे में बता रहा है तो ये सही है। लेकिन हम इसको अगर वैल्यू लोडेड हम इसे मोरल वैल्यू से सेंस में समझे तो ये आंसर गलत है। और दूसरा है नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में बताया गया जो कि ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल है। लेकिन नॉर्मेटिव अप्रोच जो कहती है वो कहती है कि ऐसा फ्यूचर में होना चाहिए, कौन सा ये गलत है ये बताती है। तो दूसरा भी एक्सपेरिमेंट गलत है। तो इसका आंसर है नीदर 1 एंड 2। 16 क्वेश्चन है विच वन अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ फीचर ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम। तो अगर इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इसके सर्वाधिकारी राज्य, मतलब जब क्या होता है पूरी सत्ता एक ही हाथ में होती है तो हम कहते हैं उसे कहते हैं टोटलिटेरियन रिजीम। तो इसमें है जैसे पहला है स्टेट कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एंड ऑफन पर्सनल रेल्म्स ऑफ द इंडिविजुअल है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि टोटलिटेरियन रिजीम में क्या होता है कि पूरी सत्ता एक ही के हाथ में होती है, डिक्टेटरशिप टाइप की हो जाती है। दूसरा मोनोपोली, तो मोनोपोली मतलब जहाँ भी एक ही सत्ता हो। तीसरा वन पार्टी स्टेट, ये भी वही बात बताता है। लेकिन चौथा है ऑटोनॉमी ऑफ द सिविल सोसाइटी। लेकिन हम अगर कहीं पे टोटलिटेरियन रिजीम है तो वहाँ पे क्या होगा, पूरे एक ही का राज होगा, तो वहाँ पे किसी को अलग से स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो ये आंसर गलत है। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर नॉट करेक्ट। इसमें कुछ सेंटेंस देंगे उनके में बताने हैं। इसमें पहला है इन वर्ड पॉलिटिक्स। तो वर्ड पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट पे है। एक हार्ड पावर, तो आपने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर पढ़ा होगा। हार्ड पावर क्या होती है, जब कोई स्टेट या कोई ऐसी एंटिटी, कोई गवर्नमेंट एंटिटी या कुछ भी क्या दिखाती है अपनी हार्ड पावर, मतलब न्यूक्लियर वेपन या कुछ वेपन से किसी को डराती है, तो उसे कहते हैं हार्ड पावर। और सॉफ्ट पावर होता है जैसे ट्रेड को कम कर देना या और चीज़ों को कम करना, वो सॉफ्ट पावर में आता है। तो पहला इन वर्ड पॉलिटिक्स हार्ड पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय बोथ स्टेट एंड अदर एक्टर इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड की बात आई जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि हार्ड पॉलिटिक्स में वेपन्स का यूज होता है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसरली इकोनॉमिक नॉट कल्चरल। तो दूसरा जो बताया गया है ग्लोबलाइजेशन जो होता है नेसेसरली इकोनॉमिक होना चाहिए कल्चर, लेकिन एक गलत है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन दोनों तरीके से हो सकता है, खाली इकोनॉमिक नहीं होता है। तीसरा है द टर्म वाशिंगटन कंसेंसस रिफर्स टू अ पॉलिसी दैट सीक इंटरवेंशन टू द मार्केट। ये भी गलत है। लेकिन चौथा है ऑटार्की इज जनरली अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। तो बिल्कुल सही है क्योंकि ऑटार्की को हम हिंदी में कहते हैं आत्मनिर्भरता। तो आजकल की सेंस में जो आत्मनिर्भरता है वो है इकोनॉमिक आत्मनिर्भरता की। अगर आपके बाहर से आप कितना इंपोर्ट करते हैं कितना एक्सपोर्ट करते हैं वो आपकी आत्मनिर्भरता है। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो नॉट करेक्ट कौन कौन से 2 और 3, तो इसका आंसर हो गया बी।
18 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल कैन इन्फोर्स राइट गारंटी टू द पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो इसका मतलब कि अगर आप पार्ट थर्ड में कहा गया है कि जो इंडिविजुअल है, जो भी इंसान है, अगर उसके अधिकारों को हनन होता है तो कोर्ट के पास जा सकता है, उसके राइट्स को क्या मिलता है, गारंटी मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अंडर पार्ट थर्ड, जो फिर से हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, इसमें कह रहा है कि बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय ऑल्सो बाय इन एक्शन। तो आपने रेट पढ़ी होगी, एक ऐसी रेट होती है इसमें आपको बताया जाता है कि जो बड़ी कोर्ट है वो किसी पब्लिक ऑर्डर निकालती है किसी के खिलाफ कि आप अपना काम नहीं कर रहे इस पद पे। तो ये भी बिल्कुल सही है। 90 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द इंटरनेशनल कोवेनेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड द एवरीवन शैल हैव द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये बताता है कि सबको एक सबको लॉ के सामने एक माना जाएगा। दूसरा है, ऑल्दो इंडिया एग्रीज इन प्रिंसिपल विद द एथोस ऑफ ICCPR इट हैज़ नॉट रेटिफाइड फुली। लेकिन ये गलत है कि इंडिया ने इसको रेटिफाई कर लिया है। इसका आंसर है 1 ओनली। 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू हैव एन लीगल एड आर करेक्ट। तो पहला है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ गिवन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 39 का बी में दिया गया है। और दूसरा है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ पर्सन। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें पुलिस की ड्यूटी ये नहीं होती कि उसको आगे आगे बताना है। इसमें पुलिस की ड्यूटी ये होती है कि वो जो पकड़ा गया है उसको हम बता दें कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लॉयर मिल सकता है कोई वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, क्योंकि पहला सही है। 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर करेक्ट। तो अगर आपने यूनाइटेड नेशन का पढ़ा है तो उसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है। तो पहला है, द डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक एंड enjoy इन अदर कंट्रीज asylum फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल क्राइम्स। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप आर्टिकल 12 पढ़ेंगे और आर्टिकल 10 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बात आपको मिल जाएगी। दूसरा, द डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स दैट एवरीवन हैज़ द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री डिप्राइवल ऑफ नेशनलिटी एक्सेप्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ चेंज नेशनलिटी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है कि इसमें एक्सेप्ट लगा है, जबकि इसमें नेशनलिटी के डिप्राइवल की भी फ्रीडम मिलती है और दूसरा चेंज टू नेशनलिटी की भी फ्रीडम मिलती है। तो ये आंसर गलत है कि इसमें एक्सेप्ट लगा है, मतलब फ्रीडम चेंज नेशनलिटी चेंज करने की फ्रीडम नहीं है, जबकि इसमें कहा गया कि है। तो इसका आंसर है कि इसमें क्या है, पहला ऑप्शन ही सही है। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग UN ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन अवार्डेड विद नोबेल प्राइज ट्वाइस। तो ये है आपका UNHCR ह्यूमन चाइल्ड राइट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन चाइल्ड राइट्स। 23rd है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्फेक्टियस डिजीज। तो इसका आंसर है, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इन्फेक्शन। क्योंकि वैक्सीन क्या करती है, आपके शरीर में एंटीबॉडीज बना देती है जो बाहर से जो वायरस आने वाला है या जो भी बैक्टीरिया वायरस जो भी आना है उसको क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देता है कि अगर वो रियल में आए आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी उससे लड़ने के सक्षम हो। 24th है, विच सेल इन द ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है रेड ब्लड सेल। सिंपल सा बायोलॉजी का आंसर था। 25th है, द यूज ऑफ प्लास्टिक्स हैज लेड टू ए नंबर ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो आपका आंसर मिल गया। 26 है, माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कंटेन। तो इसका आंसर है वेस्ट मेटाबॉलिस्ट। जो माइक्रो बॉडीज पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती है, वेस्ट मेटाबॉलाइट्स में पाई जाती हैं। 27 क्वेश्चन में जाए, एन एक्टिव बैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर है लाइसोसोम। विच सेट ऑफ वेजिटेबल्स अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाइड स्टेम प्लांट। इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है सी। तो इसमें बताया गया कि मॉडिफाइड स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम पूछा गया है। तो इसका आंसर है पोटैटो, ओनियन और गार्लिक। जो कैरेट होता है, कैरेट को हम क्या मानते हैं, रूट मानते हैं। तो इसमें आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो। 29th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज टू ऑब्जर्व द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन द इकोनॉमिक्स। इसका आंसर है HDF रेट और MCLR रेट। तो ये दोनों क्या करते हैं, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करने में काम आते हैं। इसका आंसर है 3 और 4।
30 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहला है द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एचडीएफ रेट वाज इंट्रोड्यूस इन मार्च 2022, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है एचडीएफ रेट रिप्लेस फिक्स रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ द एलएएफ कॉरिडोर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 बोथ। 31 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आपने होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा होगा, तो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। पहला है फ्यूल एंड पावर है हायर वेटेज इन डब्ल्यूपीआई देन डेट ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे कम प्राइमरी का होता है, उसके बाद फ्यूल एंड पावर का होता है, और लेकिन फ्यूल एंड पावर सबसे ऊपर होता है। दूसरा है वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन डब्ल्यूपीआई हायर देन द फ्यूल ऑफ पावर, ये बिल्कुल गलत है कि फ्यूल एंड पावर सबसे ऊपर होता है, सबसे कम प्राइमरी होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर फ्यूल एंड पावर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। 32 है इफ इंडिया एंटर्स इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर नेशंस देन द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वुड डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है एक्सटेंट ऑफ टैरिफ रिडक्शन विजायस एमएफएन टैरिफ, क्योंकि अगर हमारा ट्रेड बढ़ेगा तो हमें टैरिफ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन, तो इसमें ये नहीं, अगर हम अपना ट्रेड बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे, हमें अपना एक्सपोर्ट जो बढ़ाना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कि कैसे बन रहा है, हमें बस उसको एक्सपोर्ट करना ज़्यादा। तीसरा एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन इन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, तो ये भी सही है क्योंकि हम अगर हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चौथा है लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और पांचवा इनकम इन नेशन ऑफ विद विच इंडिया एंटर्स इनटू एफटीए, तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि अगर वहाँ के लोग गरीब हुए तो वो इतना एक्सपोर्ट में काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतना सामान नहीं ले पाएंगे, तो ये भी 5 की बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको साइंस क्वेश्चन है आपके, जैसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्पोटेरिक ऑक्साइड, तो आपने पढ़ा हुआ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, एम्पोटेरिक होता है, साथ में Zn2O3। 34 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन आर, तो सबसे ज़्यादा ऑक्टेन जो होता है पेंटेन का, ब्यूटेन का होता है, फिर होता है पेंटेन का, फिर होता है हेक्सेन का, और लास्ट में होता है साइक्लोहेक्सेन का। जो साइक्लिक होती हैं उनका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, बहुत कम होता है। 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑक्टर रिएक्टिविटी ऑफ MgAlZnFe विद HCl, तो इसमें चाहिए था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है सिंपल से वो पूछी थी, तो इसमें सबसे ऊपर होता है K, फिर होता है Na, फिर होता है Ca, फिर होता है Mg, फिर होता है Al, फिर होता है Fe, फिर होता है दोबारा लिख देता हूँ, सबसे होता है K, फिर होता है Na, फिर होता है Mg, फिर होता है Ca, फिर होता है Al, फिर होता है Zn, फिर होता है Fe, फिर होता है Cu। तो इसमें देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe, इसका आंसर ए हो गया। 36 है मेथनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज, तो इसका आंसर है मेथनॉल जो होता है वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, मिथेनॉल में जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो बनता है, अल्कोहल में अगर O2 जोड़ दिया जाए तो इससे बनता है एल्डिहाइड। तो मिथेनॉल से क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा, और मिथेनॉल क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इसके आएंगे 37 क्वेश्चन में। 37 क्वेश्चन है विनेगर, तो विनेगर आपने को पता होगा, विनेगर किसको कहते हैं, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, इसका आंसर हो गया ए। 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग, तो ग्लोबल डिमिंग क्या होता है, जब क्या होता है हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसके वजह से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि ग्लोबल डिमिंग मतलब सन की रोशनी उतनी नीचे तक नहीं पहुँच पाती है, जिसका आंसर हो जाएगा फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स। तो पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके वजह से जो पूरी हीट होती है, सन की रेडिएशन होती है, वो नहीं आ पाती, तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है। 39 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सीटेन, तो सीटेन कहते हैं हम हेक्साडेकिन को। 40 है विच वन अबाउट द फॉलोइंग कंट्रीज इन नॉट पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, तो अगर अरेबियन पेनिनसुला की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, जॉर्डन आपका नहीं आएगा, क्योंकि जॉर्डन जो है इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, वो अरेबियन पेनिनसुला के टॉप में आता है, उसमें हम अरेबियन पेनिनसुला में नहीं मान जाते हैं। अगर आपको पता होगा पेनिनसुला क्या होता है, तो पेनिनसुला एक ऐसा सरफेस होता है जो क्या होता है, 3 तरीक़ों से पानी से घिरा होता है, जैसे हमारा इंडियन पेनिनसुला है। 41 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका आर करेक्ट, पहला इट हैज़ हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू अदर कॉन्टिनेंट, ये बिल्कुल सही है कि इसमें एवरेज जो एलिवेशन है वो सबसे हाईएस्ट है। वैसे सबसे हाईएस्ट एलिवेशन का है माउंट एवरेस्ट का है, जो 8848 है, लेकिन यहाँ पे एवरेज एलिवेशन जो हर जगह का पूरा एक कॉन्टिनेंट का मिला के देखा है, तो एवरेज का सबसे ज़्यादा है, अंटार्कटिका का सबसे ज़्यादा है। दूसरा है माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ये भी दूसरा सही है, इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2।
42 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट इन इंडिया। इसका सिंपल सा आंसर है नीलगिरी, जो कि आपका केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में फैला हुआ है। 43 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसका सिंपल सा आंसर है पहला है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन इन लक्षद्वीप आर करेक्ट। तो इसका आंसर में ज़्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन इसका हम इतना बता सकते हैं कि इसका जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है, दूसरे में हम कन्फ्यूजन है तो इसको हम नहीं बताएंगे। 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड आर करेक्ट। तो बैरियर आइलैंड के बारे में बताना है। तो पहला है दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड डेट फॉर्म ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये कोस्ट से थोड़ा दूर बनते हैं। दूसरा लगून और सलवर मार्सेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड। ये बिल्कुल सही क्योंकि लगून से अलग हो जाते हैं। दिस एज सच लोकेशन आर हजार्डियस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर इजिली स्वेप्ट अवे बाई स्टॉर्म्स एंड हरिकेन। ये बिल्कुल सही है कि बैरियर जो होते हैं ये मेन लैंड से अलग होते हैं, तो इनको स्टॉर्म आने पर ये पूरे उड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। 46 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। पहला है हाई थिन पफी वाइट क्लाउड ऑफ आइस क्रिस्टल दैट लुक लाइक रिपल्स। तो अगर आपको आंसर करना हो तो आप इसी से कर सकते हैं क्योंकि ये रिपल्स की बात कर रहा है। और हाई थिन वाइट क्लाउड्स, तो रिपल्स क्या होते हैं, सिरों में होते हैं, तो सिरों वाले दो हैं, लेकिन साथ में क्या आ गया, पफी का आ गया, तो पफी का आ गया तो क्यूमुलस क्लाउड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्यूमुलस, सिरो क्यूमुलस क्लाउड्स। आगे बढ़ते हैं। 47 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। पहला है इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड अदर ट्रिब्यूटरी। दूसरा है इस करेक्ट अकर्स इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉड टाइप एंड रेगुलर शेप। तीसरा है अ मैप ऑफ एरिया फोटोग्राफ शोज द पैटर्न ऑफ द वीन्स ऑफ अ लीप। तो आपको अगर आंसर करना है तो आपको खाली तीसरे से कर सकते हैं, जिसमें बताया कि वीन्स ऑफ अ लीप, तो लीप कैसे होती है, ऐसे होती है, इसमें ऐसे होता है, तो जगह से आते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों होती हैं, तो ये कौन सा होता है, डेंडिटी होता है। 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग गेटवे सिटी आर करेक्ट। तो गेटवे सिटी के बारे में पूछा गया है। तो पहला है सिटी हुज फिजिकल लोकेशन मेड इज लिंक बिटवीन वन कंट्री एंड अदर्स और बिटवीन वन रीजन एंड अदर्स। तो बिल्कुल सही है क्योंकि गेटवे सिटी क्या है, गेटवे सिटी मतलब एक गेट है, तो ऐसी सिटी जो दो सिटी है, दो कंट्री के बीच में हो, उसे कहते हैं गेटवे सिटी। दूसरा है गेटवे सिटी exercise a control over a large area because it commands the entry and exit right and powers for a particular country or region। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो दो कंट्री के बीच में वो आने जाने के लिए एक मीडियम है, तो उसके क्या ज़्यादा पावर होती है। जैसे मोस्ट गेटवे सिटी आर पोर्ट्स मैनी ऑफ विच आर पर फॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स फॉर अ कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो जितने भी हमारे पास वो आए, बाहर से लोग आए, इंग्लिश आए, डच आए, पोर्टुगीज आए, वो सब कहाँ से आए, पोर्ट्स के से आए, तो गेटवे सिटी हमारे लिए क्या थी, पोर्ट सिटी। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एन इम्पोर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग डिस्कवर्ड इन द ब्रिजवर्थ टेम्पल। इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, सॉरी। 50 क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला है प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर फॉर रेलवे वुड गेट लैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया। ये बिल्कुल सही है कि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो ट्रेन पे, जो हमारे रेलवे है उस पर इन्वेस्ट करे, तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे लाभ दिए उनको। उनमें से पहला ये था कि उनको फ्री में लैंड दिया जाएगा। दूसरा था इन्वेस्टर वुड गेट अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन द कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ दे रैन एट अ लॉस और सिक्योर्ड इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने 5% प्रॉफिट देने की बात की थी। दूसरा है द रेलवेज वुड बी जॉइंटली मैनेज बाय द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा था कि रेलवे को वो चलाएंगे, वो चाहते कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करें वो उनको चलाए। इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। इसका स्टेटमेंट इसमें कितने स्टेटमेंट सही बता था, तो इसमें आंसर है 2। 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज मोर अफेक्टेड बाय द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी। तो जैसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, तो यहाँ पे क्या था, जब इंग्लैंड ने हमें कॉलोनी बनाया था तो हमारे पास क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल वो बाहर ले आते थे और वहाँ से बना के लाते थे और हमारे वहीं बेचते थे। तो इससे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था वो पड़ा था कॉटन टेक्सटाइल को, जो हमारे सूती कपड़े थे, जो हमारे बनाते थे कपड़े यहाँ, तो उनको बंद कर दिया गया था। 52 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। पहला है फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड अदर्स फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सुरेंद्र बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान एन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कलकत्ता। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो तीसरा है वह है ए ह्यूम डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी एज अ राइवल टू अबव ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ए ह्यूम ने इसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन के राइवल में नहीं बनाया था, बस एक बात रखने के लिए बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड
2 ओनली। इसमें पूछा गया कितने स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 53 है द जाइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ। तो अगर आपने इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फॉलो किया हो, इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसका इसमें आंसर होता है मल्टीपल पैराबोलिक एंटीनास। वेट लेट मी कंफर्म इट। हाँ 54 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन। कॉमर्शियल मतलब होता है जो प्राइवेट है, इसका आंसर है एक्सम स्टेशन। जो ISS है ये प्राइवेट नहीं है, ये इंटरनेशनल सबके लिए है। और गैलीलियो की बात की जाए तो गैलीलियो साइंटिस्ट थे, और वॉयेजर है ये क्या है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है जो सोलर सिस्टम के बाहर चले गया है। 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरामैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरामैग्नेटिक मटेरियल इनमें से कौन सा नहीं है, इसमें से सिल्वर नहीं है, क्योंकि आयरन कोबाल्ट और फेरिक क्लोराइड तीनों क्या है फेरामैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक के आने पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। 56 है ऑन अ डे व्हेन आई एम इन हरी टू गो इन टू ऑफिस आई हैव अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ राइस which was just cooked and kept in a bowl in order to cool it quickly which of the following is the best option। तो आपने घर में देखा होगा जब आपका खाना बनता है, आप देर हो रही तो वो खाने को जल्दी ठंडा करते हैं, तो इसके लिए सबसे सिंपल ऑप्शन क्या होता है, लेट इट कीप इन द बॉल ऑफ वाटर एट द रूम टेम्परेचर ओनली। तो अगर आप पानी में रख देंगे उस खाने को तो वो ठंडा हो जाता है अपने आप। तो हम 60 तक इसमें करेंगे, और 60 के बाद क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में करेंगे। 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माराकीच पार्टनरशिप इज आर करेक्ट। तो एक माराकीच पार्टनरशिप के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में क्वेश्चन है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इट इज नॉट ओनली एन इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन बट ऑल्सो अ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर लाइक सिटीज बिजनेस एंड इन्वेस्टर, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिटीज़ और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी इसमें जुड़े हुए थे। दिस पार्टनरशिप इज गाइडेड बाय द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें क्लाइमेट एक्शन की बात की तो हम सस्टेनेबल रूप से कैसे अपने रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 58 है इन इंडिया द स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में पूछा गया है, प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल इफ वन एंटर्स इनटू इंटर मैरिज, तो ये बिल्कुल सही है, तो स्पेशल मैरिज उसी वक्त काम आता है। दूसरा है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कोई दिया नहीं है कि राइट टू मैरी आपके यहाँ वो है, लेकिन उसमें बताया गया है कि आप राइट टू मैरी कर सकते हैं अपनी चॉइस के पर्सन से, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल्सो रेजोनेट मैरिटल राइट्स ऑफ एवरी एडल्ट कंसेंटिंग इंडिविजुअल, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में कहा गया है कि मैरिटल राइट जो है वो हर का है। तो बाकी ये दो क्वेश्चन जो बचे हैं उनको देखते हैं। पहला 59 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर करेक्ट। तो पहला है द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स वेर इन द 2 मेंबर्स कैन नॉट बी द नेशनल ऑफ द सेम स्टेट, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अदर टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ कोर्ट, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 60 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भूनिधि विस्टा। तो आपने भूनिधि विस्टा के बारे में पता होगा, तो आपको पड़ा होगा इसके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।